अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और ये है खुसूसी ट्रांसमिशन अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। पूरी दुनिया की नज़रें आज अमरीका की तरफ हैं, जहाँ पे लाखों लोगों ने वोट डाला है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीका का सदर दूसरी टर्म के लिए रहेंगे या डेमोक्रेटिक कंटेंडर जो बाइडन अब ये हल्फ उठाएंगे। अब जाहिर बात है कि ये बहुत टेंस रेस रही है, इसमें हम आपको मजीद अपडेट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है। और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल रहमान साहब, जानी पहचानी आपके हमारे एंकर हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब, ऑल्सो पाकिस्तान टेलीविजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे साथ वाशिंगटन में मौजूद हैं हसन तारिक भट्ट, जो हमें लेटेस्ट अपडेट देंगे कि वहाँ पे अभी सूरत हाल क्या है। तो वेलकम जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। एक इंटरेस्टिंग दिन है, लेकिन मेरे ख्याल से सीधा हम चलते हैं हसन तारिक भट्ट के पास, जो सुबह से लगे हुए हैं वहां पे। अब अमेरिका में रात हो गई है। हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हसन, मुझे पता है कि आप घंटों से कवरेज कर रहे हैं, आज दिन भर आपने कवरेज की है अमेरिका के अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में, वॉशिंगटन में। आप हमें बताएंगे कि लेटेस्ट अभी आपके पास क्या सिचुएशन है, वहां पे कैसा माहौल है? मैडम, मैं इस वक्त वाइट हाउस के बिल्कुल सामने 16 स्ट्रीट पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि हंड्रेड्स की तादाद में जो सपोर्टर्स हैं दोनों साइड के, वो यहाँ पर जमा है। जश्न भी मनाया जा रहा है और दोनों जमातों के दरमियान तक जुमलों का तबादला भी जारी है। इस वक्त तक की जो AP के रिजल्ट्स हैं लेटेस्ट, उसमें जो बाइडन के 223 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं 118 के साथ। और अगर हम स्टेट वाइज देखें तो जो बाइडन साहब इस वक्त अपेरेंटली तो उनकी लीड काफ़ी ज़्यादा है, ताहम अभी क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसा कि हमारे ऑलरेडी इलम में है कि तकरीबन 10.5 करोड़ तो ये वो जो हैं वो अर्ली वोट डले थे, जिसमें मेल इन के बहुत ज़्यादा हैं और उनकी काउंटिंग में, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। और वो जो भी एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद कल दोपहर तक जो है वो हतमी सूरत हाल क्लियर होगी। मगर अब तक हम देख सकते हैं कि जो टेक्सास है जिसके बहुत ज़्यादा है इसके अपना इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स, उसका भी रुझान जो है वो रेड साइड की तरफ यानी रिपब्लिकन साइड पे जा रहा है। ब्लू साइड पर हम देख सकते हैं कि इस वक्त वाशिंगटन है, ऑरिगन है, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, मगर ये ट्रेडिशनली ऑलरेडी ब्लू स्टेट्स थी। रेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो एलाबामा, मिनेसोटा, एरिजोना, साउथ कैरोलिना, ये सारी की सारी वो थी जो ट्रेडिशनली जो है वो रिपब्लिकन है। और इस वक्त उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर भी ट्रंप ही जीत रहे हैं। बट सारी की सारी जो आइज हैं वो इस वक्त मिनेसोटा पे है, टेक्सास पे है, आइवा पे है, मिशिगन पे है, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा। इनके रिजल्ट जो ही सामने आएंगे तो पता चलेगा कि फाइनल पिक्चर क्या होगी। जी बिल्कुल। और हसन, एक हमें जरा बताएं कि पूरी दुनिया की नजरें ऑल्सो इसमें हैं कि अमेरिका वो एक वाहिद मुल्क है जहां पे 2,20,000 लोग जाबाक हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। वो कितना बड़ा इशू रहा है इस इलेक्शन के दौरान? मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो इलेक्शन के अंदर जो एक मेजर जो फैक्टर था जिसने वोटर का माइंडसेट भी जो है वो बनाया, उसमें US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कोरोना वायरस की जो सूरत हाल को हैंडल किया है, उस पर उनको काफ़ी तनकीद की गई है। और काफ़ी सारे वोटर्स इसकी वजह से भी जो बाइडन के कैंप में गए हैं कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ थी, जिस हवाले से उन्होंने हैंडल किया है, वो उससे मुतमईन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आज के दिन अगर हम सिर्फ खाली एक चीज़ को फैक्टर नहीं कर सकते, काफ़ी सारी जो है वो उनकी खारजी और दाखिली पॉलिसीज़ दोनों साइड्स की, ट्रंप साइड की भी, बाइडन साइड की भी, ये वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं उनका माइंड बना है। जी बिल्कुल। थैंक यू हसन, वी लेट यू गेट सम रेस्ट। आप तकरीबन 12 घंटे से काम कर रहे हैं, सो टेक अ ब्रेक राइट नाउ। हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे तो कहीं गायब ना हो जाइएगा। एंड फैसल, दिस इज इंटरेस्टिंग कि हम लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी लैंडस्लाइड होगा बाइडन का, बहुत सारे इशू से, लेकिन एग्जिट पोल्स जो अभी आए हैं उसमें कोरोना वायरस स्टॉप पे नहीं है। इंटरेस्टिंगली इकोनॉमी, 30% से ज्यादा लोगों ने जो इकोनॉमी पे के हवाले से बात की तो दे सेड इकोनॉमी इज कतरीना, क्योंकि इसका जो स्लोगन है वो भी है ना, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो उसमें फिर ये सारी बात है कि जो अमेरिका की एक पूरी दुनिया पे उसका एक रुझान था कि जी अमेरिका सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, हर बंदा अमेरिका जाना चाहता है। लेकिन पिछले अगर आप 4 सालों में देखें तो क्योंकि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम तो देखते हैं ना फॉरेन पॉलिसी
पॉलिसी के हिसाब से उसको कि साउथ एशिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, अफगानिस्तान में क्या होगा, ईरान पे जैसी पोआ का क्या फ्यूचर है। लेकिन अगर आप अमेरिकन आम आदमी से बात करें तो कतरीना, कुछ लोगों से मेरी बात हुई और स्पेशली कैलिफोर्निया में जहाँ के लोग शायद थोड़ा सा उनका रुझान डेमोक्रेट्स की तरफ ज़्यादा है, उनका कहना यह था कि 2008 का जो रिसेशन आया था, हालात अभी इस वक्त उससे ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि एक तो कोरोना का फैक्टर भी आ गया है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं और आपको पता है कि 2/3 ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन स्पेंडिंग। वो बेसिकली टोटल वो है, जब तक आप खर्च नहीं करेंगे इकोनॉमी चलेगी नहीं। इवन 9/11 के बाद भी आपको याद होगा कि सदर बुश हमेशा ये कहते थे कि आप बाहर निकले, कीप स्पेंडिंग। लेकिन ये जो बड़ा, आई थिंक ये अमेरिकी तारीख का सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। इम्तियाज साहब, हम आपको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहते हैं और एक तो ये कि अभी मैं ये बताती चलूं कि जब हम कह रहे हैं कि इतने 100 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स गए हैं फलाने कैंडिडेट के पास, तो इस पे भी हम कुछ रोशनी डालते हैं। मैं अमरीकी सदारती इंतखाबात कई दफ़ा कवर कर चुकी हूँ और हर दफ़ा मुझे डबल चेक करना होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट काम कैसे करता है। इस पे रोशनी डालें। लेकिन एक बात जो मैं ऑलरेडी आगे लेके जाना चाहती हूँ कि एग्जिट पोल्स में जो लोगों ने बात की कि उनकी क्या वजूहत थी, तो नंबर 1 इकॉनमी थी, नंबर 2 रेस रिलेशंस। जो अमेरिका में सियाह फाम खास तौर पे कम्युनिटी है, वो बहुत इस साल जो जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद जो कुछ हुआ और उसके साथ साथ भी बहुत ज़्यादा ये इशू रह रहा है, तो उसके हवाले से क्या ड्राइवर्स हैं इस इलेक्शन के लिए? देखिए, तो आम लोगों को मेरा ख्याल है, ख़ुद मुझे भी कम मालूम था कि इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है, लेकिन अमेरिका का इंतखाब बराह रास्त सदर को कोई वोट नहीं पड़ते हैं, बल्कि इसको प्राइमरीज कहते हैं। उसमें मिसाल के तौर 538 इलेक्टोरल वोट हैं, तो इसमें 538 उम्मीदवार खड़े हैं और लोग उनको वोट डाल रहे हैं और उनको मालूम है कि कौन किसका उम्मीदवार है। तो इसी वजह से हम ये जो कह रहे हैं कि 223 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं जो बाइडन को, इसका मतलब है कि उनके हामी, उनके हिमायत याफ्ता 223 लोग अब तक वाज़ेह कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो ये सिस्टम है कि बिलवास्ता तौर पे सदर के लिए इंतखाब हो रहा है वहाँ पे। जहाँ तक नस्ल परस्ती की बात है, तो आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने में कोई कम से कम 3 बड़े वाक़यात हुए हैं। पहले शार्लट में हुआ, फिर 2-3 और जगहों पे जहाँ पे सियाह फाम बाशिंदों को पुलिस ने, सफ़ेद फाम पुलिस थे, उन्होंने शक की बुनियाद पे गोली चला दी उसके ऊपर। तो एक बात बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई है कि जहाँ एक तरफ मैं कुछ एग्ज़िट पोल देखता, उसमें सियाह फाम बाशिंदों में ट्रंप के लिए हिमायत कोई 4% बड़ी है। हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि नस्ल परस्ती की अलामत के तौर पे ट्रंप गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान उभर के सामने है। नस्ल परस्ती थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ा खुल के उन्होंने इजहार ख्याल किया, फिर लैटिनोस के ख़िलाफ़ भी हालांकि बात करते जब उन्होंने कहा कि मेक्सिको की वॉल हम दीवार बनेगी और मेक्सिको उसके पैसे देगा। फिर उसके आपको याद होगा कि इसने जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो कवानीन ले गए, तो कोई 537 या 38 बच्चे थे, बच्चों को अलग, तो इमिग्रेंट्स के बच्चे, उनको माँ बाप से अलग है कि चूँकि ये यहाँ पैदा हुए हैं, इनको यहाँ रहने देंगे, माँ बाप को आप वापस भेज दें। तो उससे बुनियादी तौर पर एक तकसीम की अलामत के तौर पर सदर ट्रंप सामने आए हैं। और अगर वो हारेंगे तो उसमें बहुत बड़ी वजह ये होगी कि एक मैं सुन रहा था CNN पे, एक जेफ ब्लेक, एक साबका कांग्रेसमैन है रिपब्लिकन पार्टी के, तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे उनके साथी हैं जो इस वक्त कांग्रेस में बैठे हुए हैं और उनकी भी ख्वाहिश है कि ये शख्स दोबारा वाइट हाउस ना आए। इसलिए उसने कहा कि इसने अमरीकी इस निज़ाम के अंदर बहुत इंतशार पैदा कर दिया है, क्रैक्स पैदा कर दिए हैं और हमें बड़ा काम करना होगा उन क्रैक्स को दोबारा रिपेयर करने में। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि जब पिछला इलेक्शन था वो भी काफ़ी क्लोज था, नेक टू नेक था। वी ऑल थॉट कि शायद हिलरी क्लिंटन जीत जाएं, पहली खातून सदर बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उससे पहले शायद ओबामा पहले सियाह-फाम सदर बने थे, तो शायद हमारी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस भी फ़र्क थी। 3-4 चीज़ें हुई अगर आप देखें तो, थोड़ा सा हम इसको बैन अल-अक़वामी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नाफ्टा का इशू सबसे पहले स्टार्ट हुआ, मेक्सिको की वॉल की आपने बात की, नेटो के हवाले से बड़े सख्त रवैया था, यूनाइटेड नेशंस अभी देखें WHO के हवाले से, साउथ चाइना पॉलिसी, फिर हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, फिर मिडल ईस्ट में आपको याद होगा इनका पहला दौरा ही सऊदी अरेबिया का था और उसके बाद इजराइल। तो लग रहा था कि कुछ ये हालात को अपनी तरफ खींच लेंगे मिडल ईस्ट से, जो कि इन्होंने कर दिखाया, इवेंचुअली तस्लीम किया चंद मालिक ने वहाँ पर इजराइल को भी। तो अभी ये जो एक ट्रेंड चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, खास करके मैं अफगानिस्तान के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। जो बाइडन के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ऑर्थोडॉक्स
हैं, वो तकरीबन 45-50 साल का उनका तजर्बा है, वेयर एज डोनाल्ड ट्रंप इंस्टेंट डिसीजन मेकर है, एकदम कुछ भी बात कर जाएंगे और लोग हैरान हो जाएंगे। आप समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में कोई मेजर चेंज देखने को मिलेगी, खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस हवाले से? देखिए, उसमें हमें जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक मजमुआ होती है उस तमाम इनपुट का जो कि उनको CIA से आती है, जो स्टेट डिपार्टमेंट यानी वजारत ख़ारजा से आती है, और जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, आपको पता है 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका के अंदर, इन तमाम का जो निचोड़ होता है वो सदर साहब के दिमाग में डाला जाता है। अब सदर साहब ने उसको थोड़ा सा ट्वीक करना होता है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो अफ़गानिस्तान से जो पुल आउट हुआ है और जो होने जा रहा है 20 जनवरी तक अभी इधर ही हैं। आप ये ना भूलें, अगर ये हार भी जाते हैं तो भी हैं, तो उस वक्त तक हैं, और वो क्या माइनफील्ड छोड़ के जाएंगे नए सदर के लिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ है कि क्रिसमस से पहले तमाम कॉम्बैट यानी जो लड़ने वाले फौजी हैं वो वापस आ जाएंगे अफ़गानिस्तान से। इस फैसले को रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा इन्हें। अब जब नई आप पॉलिसी असर नौ जब तरतीब देते हैं तो पूरी मशीनरी को आपको साथ लेके चलना पड़ता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो फैसले हुए हैं उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल होगा, मुकम्मल रिवर्सल जो है बड़ा मुश्किल है। इसी तरह अभी एक आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं बताती चलूँ कि ओहायो का रिजल्ट आ गया है और 18 वोट्स ओहायो के गए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। ये बहुत ही टाइटली कंटेस्टेड इलेक्शन है। अभी मेरे ख्याल से किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बाइडेन जीत जाएंगे या ऐसा हो जाएगा। एक दो पॉइंट्स अगर इम्तियाज साहब आपकी बात मैंने काटी है, बट आई डू वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसका एक अपना एक किरदार होता है अमेरिकी सदारती इंतखाबात में, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी कि उस पर बहुत तनकीद भी होती है कि जैसे कि पिछली दफ़ा हिलरी क्लिंटन साहिबा ने पॉपुलर वोट यानी कि उनके वोट्स डोनाल्ड ट्रंप साहब से 3 मिलियन ज़्यादा थे, लेकिन स्टेट वाइज जो इलेक्टोरल कॉलेज की वोट्स थी वो उनकी कम थी, तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बने। और ये अभी दो चीज़ें इस इलेक्शन में बहुत अहम है। जो भी अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जी फलाना स्टेट इस शख्स के पास गया, जो नीले आपको स्टेट्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि कैलिफोर्निया ब्लू कलर होता है डेमोक्रेट्स का और रेड होता है रिपब्लिकन्स का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे प्रोजेक्टेड हैं, अभी तक गिनती जारी है। और एक बात इस इलेक्शन के हवाले से बहुत अहम थी कि इसमें 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एडवांस में वोट किया था। ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा था, इतना टर्नआउट पहले नहीं देखा गया है। वो वोट्स भी गिने जाएंगे और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि वो जो वोट्स होंगे वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स की तरफ जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फैसल, पिछली दफ़ा आई हैव टू एडमिट कि मैं तो समझी थी कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी, मैं सो गई थी, मैंने कहा सुबह देखा जाएगा, और मैं सुबह उठी एंड डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हुआ ये था कि बड़ा क्लोज चल रहा था, आई रिमेंबर, आई वाज अप, और ये बड़ा क्लोज करते करते तकरीबन सरली जब ये 260-255 के करीब, आपको याद होगा इम्तियाज साहब ये चल रहे थे, तो सरली डोनाल्ड ट्रंप ने लीड लेनी शुरू की, 270 क्रॉस किया और फिर 306 पे गालिबन इनका वो हुआ। तो तब तक तो चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी थी। वही बात आ जाती है ना कि ये एक कुछ अमेरिकन ट्रेंड्स होती हैं कि जो इलेक्शन के दिन जाके वोट डालेंगे वो ज़्यादातर रिपब्लिकन्स होते हैं, और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से जो रिपब्लिकन्स, लेट्स फेस इट, उन्होंने इतना नहीं किया है। इम्तियाज साहब, इस पे सख्त तनकीद आ रही है कि अमेरिका में मिलियंस ऑफ पीपल इन्फेक्टेड, 2 लाख से ज़ायद लोग जान दे चुके हैं, बट ट्रंप इज राइडिंग द वेव। जी, उसमें देखिए उसके डाउन एंड फॉल दोनों में किसी हद तक कोरोना का किरदार होगा, ये तो हमें इस पे अब कोई शक नहीं रहा है। जहाँ पे 2,32,000 लोग मर चुके हैं। आपको याद होगा कि जो अमेरिका ने बाहर जंगें लड़ी हैं, अफ़गानिस्तान, वियतनाम, इराक, अगर से इन तीनों को मिला लें तो सबको मिला लें तो उसमें उनका जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान, वो कोई 1,55,000 अफराद है। कोरोना ने 6 महीने में, 7 महीने में इनके 2,32,000 लोग मार दिए और अभी मर रहे हैं। वो ट्रंप ने इस पे सियासत इस तरह की कहा कि चूँकि न्यूयॉर्क सिटी वो डेमोक्रेट्स की है, तो जो फ्लू से हर साल 40,000 मरते हैं, तो न्यूयॉर्क वालों ने उनको भी कोरोना की मद में डाल दिया हमें जलील करने के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने जो डेमोक्रेट्स ने, आपने देखा किस तरह वो बता रहे थे कि अगर हमने कोरोना को हराना है तो वी मस्ट डिफीट ट्रंप।
ये जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी तकरीर में भी कहा, तो जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि एक छोटा मसला लेके सियासत उस पर राइट लेफ्ट से शुरू हो जाती है, वहाँ भी ये हो रहा है। मैं कुछ सर्वे देख रहा था तो उसमें हैरानी की बात यह है कि कोई 18-20-22% लोगों का ख्याल है कि जी कोरोना बहुत ख़राब हैंडल किया ट्रंप ने और हो सकता है उसकी वजह से हार जाए। तो अब देखिए जो उसका इम्पैक्ट है, इक़्तिसादी इम्पैक्ट, वो बहुत बड़ा है, उसकी तरफ लोग नहीं सोच रहे। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि आम जो अमरीकी है उसकी सोच कितनी महदूद सी है कि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त, जो आप फैसल पहले भी बात कर रहे थे कि 2008 तो वो तो एक ऐसी रिसेशन थी जो एक मखसूस शोबे तक महदूद थी, लेकिन यहाँ तो आप लॉकडाउन्स की बात कर रहे हैं। आप कितने हफ्ते, और आपको पता है कि अमेरिका में अब भी हफ्तावार वेजेस मिलती हैं, यानी इतना सुपर पावर है। और वहाँ आज भी कई जगहों पे जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हफ्तावार के हिसाब से आप वेजेस, तो जिन लोगों के कई हफ्ते गुजर गए बगैर वेजेस के, ठीक है अब हुकूमत ने उनको कुछ दे दिया, लेकिन इकॉनमी का पहिया तो रुका हुआ है, अभी भी कई स्टेट्स में रुका हुआ है। तो वो लोगों को अगर ये हारे इस इलेक्शन में तो काफ़ी सारा हिस्सा जो है, ख़ास तौर पे उन स्टेट्स में जहाँ पे रिवायती तौर पे बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला चला, वो फिर कोरोना की वजह से होगा। एक चीज़ वैसे फैसल, हम ये देखेंगे कि जो कहा जा रहा था कि ब्लू टाइडल वेव आएगी, यानी कि डेमोक्रेट्स ले जाएंगे, रस्ट बेल्ट या बाइबल बेल्ट जिसको कहा जाता है, वो इस दफ़ा डेमोक्रेट्स उस पर इंक्रोच करेंगे, ये नहीं हो रहा है। दो तीन वजूहात। एक तो जो मुझे समझ में आती है, देखें कि जो वोटर टर्नआउट है वो कहा जा रहा है कि तारीख में सबसे ज़्यादा है। और आप ये देखिए कि तकरीबन 75% कल मुझे बताया गया कि जो वोट था, जो आपने बात की कि जो पहले से कास्ट किया गया, उसमें अब तो तकरीबन वो 10 करोड़ 50 लाख हो चुका है। उस वक्त तकरीबन ये 9 करोड़ के करीब था, और ये 9 करोड़ के करीब वो था जो उसके बाद जो बाकी, उन्होंने कहा जी 75% से ज़्यादा तो अभी तक हो चुका है पिछले इलेक्शन के मुकाबले में। तो ये मुझे अब ये देखना है कि इसमें आपका नया वोट भी शामिल हुआ है, यूथ भी शामिल हुआ है, वाइट वोट्स का ट्रेंड क्या है, मुस्लिम्स का, हिस्पैनिक्स का, ब्लैक्स का, तो ये बड़े मेजर फैक्टर्स होंगे जी। बिल्कुल जी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप टेलीफोन पे डॉक्टर रिफत हुसैन, जाने माने एनालिस्ट हैं। डॉक्टर रिफत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे ट्रांसमिशन में शिरकत कर रहे हैं। और आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो अभी प्रोजेक्टेड, मैं अभी बार बार यही कह रही हूँ कि ये हतमी नताइज नहीं हैं, ये प्रोजेक्टेड विन्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। बाइडन फिलहाल लीड कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंटेंडर जो बाइडन। आपके ख्याल में ये किस तरफ जा रहा है? जी, मेरे ख्याल के अंदर अगर ये ट्रेंड पर, जो वोटिंग का ट्रेंड हम देख रहे हैं, अगर परसिस्ट करता है तो मोस्ट लाइकली जो बाइडन साहब वो जीत जाएंगे इलेक्शन। लेकिन उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि अभी रिजल्ट की जो इनकम्प्लीशन है उसके हवाले से टेक्सास का रिजल्ट अभी भी रहता है, विस्कॉन्सिन का रिजल्ट अभी भी रहता है, और मिशिगन स्टेट का रिजल्ट भी रहता है, और जॉर्जिया का रिजल्ट भी रहता है। तो अगर इस सारे पूल को अगर आप इकट्ठा करें तो वो फिर मेरे ख्याल के अंदर जो बाइडन की इस वक्त जो लीड है वो शायद कम भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इन तमाम वोट्स को इतनी स्टेट्स गो रिपब्लिकन, खासतौर पर टेक्सन का जो कि 36 उनके वोट्स हैं, उसके हवाले से वो काफ़ी फर्क पड़ सकता है अल्टीमेट विक्ट्री के। एक चीज़ मुझे डॉक्टर साहब अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें कि अभी बहुत जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर बने हैं तो कहा जाता है कि दुनिया बहुत पोलराइज हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स आ गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ऐसे फैसले किए जो अमेरिका को दुनिया की एक कहते हैं लीडरशिप जो करते थे उससे दूर रखा, यानी कि पेरिस अकॉर्ड से वो पीछे हट गए। नेटो के साथ उनका काफ़ी जो ताल्लुकात थे वो ख़राब रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशनिज्म की तरफ लेके जा रहे थे। ये ट्रेंड आगे जाएगा, क्या होगा? क्या पूरा एक बैलेंस ऑफ पावर जो है उसके हवाले से क्या हो रहा है? जी, वो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये जो पोलराइजेशन की आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज में पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम जो है, जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो था, उसको ना सिर्फ पोलराइज किया बल्कि उसकी धज्जियां भी उड़ा दी हैं। और उसी पोलराइजेशन का एक नतीजा अमेरिका के अंदर जो डीप डिविजन्स हैं, रेशियल डिवीजन हो या एथनिक डिवीजन्स हो या पॉलिटिकल डिवाइड हो, वो दोज क्लीवेजेस और दोज डिवाइड हैव बीन शार्पन्ड। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर ट्रंप साहब की अगर यहाँ से रुखसती हो जाती है और पुरअमन तरीके से अगर वो चले जाते हैं, उससे कम से कम ये एक डेमोक्रेट्स को जब वो व्हाइट हाउस के में आएंगे
उनको एक मौका मिलेगा कि जो फैक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिपेयर कर सकें। लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज वंस द पोलराइजेशन टेक्स प्लेस और उसके जो असरात जो हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। और मेरे ख्याल के अंदर जो 4 साल का अरसा डेमोक्रेट्स को हमें लग रहा है तो वो काफ़ी है। वो तो आपको पता है कि 2022 के अंदर भी फिर हम वी विल बी लुकिंग एट द मिड टर्म्स। तो ये भी एक ये है कि जिस वक्त की ज़रूरत है इस पोलराइजेशन को ओवरकम करने के लिए, वो शायद वो डेमोक्रेट्स को उसको उस फ्रैक्चर को करते हुए, उसको पुर करते हुए वो काफ़ी उनको अरसा लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफत। आपको हम आगे आज दिन भर आपको तकलीफ देते रहेंगे। वी होप कि आप अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इम्तियाज साहब, उसी बात को मैं ज़रा आगे लेके जाना चाहती हूँ कि अभी जो हमने बात की पोलराइजेशन की, एक फ्रेज, एक जुमला बहुत मशहूर हो गया है दुनिया में और उसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मशहूर किया है, फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ आई थिंक पहले तारीख में देखें तो बहुत दफ़ा आया है, लेकिन वो सब की ज़बान पे आने की वजह रियली आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की मीडिया भी बहुत ज़्यादा पोलराइज है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप क्या देखेंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं, अभी पहले ही मेरा ख्याल है उस पर काफ़ी असर हो चुका है। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को अपना माउथ पीस बनाया। तमाम बातें जो वो कर रहे थे या तो फॉक्स न्यूज़ के ज़रिए कर रहे थे या फिर रात के 2-3 बजे उठ के या उस वक्त तक जागते रहे और एक ट्वीट कर देते थे। पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने 1 जनवरी 2018 को एक ट्वीट किया था और जिस पे यहाँ पे बहुत परेशानी हुई थी लोगों को, ज़ाहिर है गुस्सा भी आता है। अमेरिका में भी उन्होंने यही किया और उसमें हमें ये देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक गैर रिवायती सदर थे और उन्होंने स्टेटस को के जितने भी शराकतदार हैं अमेरिका के अंदर उन सब से अपने सींग अड़ाए, चाहे वो CIA थी, चाहे वो दूसरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे मीडिया था। और आपको याद होगा कि जो एक 1961 में सदर रूज़वेल्ट थे, उन्होंने एक बात कही थी अपनी अलविदाई तकरीर में। उन्होंने ये कहा था कि हम इस वक्त जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। उस वक्त उनकी मुराद थी कि जितनी डिफेंस वजारत दिफा के साथ जुड़ी हुई, हमारी दिफा के साथ जुड़ी जितनी भी इंडस्ट्री है, उसका असर नफूज बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो सर इम्तियाज साहब आपकी बात फिर काटूंगी, इसके में नताइज आते जा रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं बताती जाऊँ। अभी लेटेस्ट ये आया है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आयोवा जीत लिया है और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मिनेसोटा जीत लिया। ना मिनेसोटा वाज इम्पोर्टेंट इसलिए कि पिछली दफ़ा वो कहा जाता है कि इट वाज अ डेमोक्रेट स्टेट, लेकिन ट्रंप ने मिनेसोटा को जीत लिया था और मिनेसोटा में ही जॉर्ज फ्लॉयड वाला वाक़या पेश आया है जब एक सियाफाम साहब को गर्दन पे उनका घुटना टिका के एक पुलिस वाले ने उनको कत्ल कर दिया था, जिस पे वो बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। सारा अमेरिका में सारा शुरू हुआ था। मिनेसोटा गोज़ टू बाइडन। तो अब ये जो है ये रेस जो है ये इतनी टाइट है, अभी भी मेरा ख्याल है काफ़ी टाइट ही है, इसलिए कि बहुत सारे नताइज तो अभी आने बाकी हैं। इनको एक 270 चाहिए, 270 से बहुत दूर नहीं है, लेकिन वो जो ये दूरी है, ये जो नज़दीकी है, ये बहुत दूर भी साबित हो सकती है। अभी देखना है कि जो और फैसल कौन सी विस्कॉन्सिन है जी, मिशिगन है, जॉर्जिया है, टेक्सास का भी डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी तक फाइनली, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो टेक्सास भी शायद आई थिंक वो तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वहाँ पर ही वाज वेरी श्योर। ये जो भी विजुअल्स भी हम देख रहे थे, ये कल वर्जीनिया के थे जहाँ पे ये अपना एक टूर कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कह रहे थे उसी वक्त उन्होंने बात की थी कि टेक्सास में मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। सो ही वाज वेरी श्योर। अदरवाइज बॉडी लैंग्वेज की मैंने बात की कि कल थोड़े थके हुए थे या घबराए हुए थे, दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती है। इम्तियाज साहब यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बताइए, वो ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए, एज वाइज भी कहते थे कि सबसे सीनियर प्रेसिडेंट बने हैं, जो बाइडन शायद उनका रिकॉर्ड तोड़ दें इस दफ़ा, कुछ पता नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आते सार कुछ ऐसे फैसले थे जो कि नॉर्मली प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। एक दूसरी जो हमने चेंजेस देखी कि 3 दफ़ा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेंज हुए, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस चेंज हुए, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमें तो याद ही नहीं होता था कि अब कौन है। रिवॉल्विंग निकी हेली उनकी फेवरेट, उनको भी उन्होंने फारिग कर दिया। तो आपको लग रहा है कि इस दफ़ा भी जो शफलिंग है वो उस तरह शायद ना हो, क्योंकि अब ये 4 साल तजर्बा बड़ा फायदेमंद होगा अगर ट्रंप जीतते हैं तो। जाहिर है नाउ ही नोज द ट्रिक ऑफ द ट्रेड। बिल्कुल, उसमें तजुर्बा तो हो चुका है, लेकिन आपका मिजाज तो तब्दील नहीं होता बुनियादी तौर पे, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। 2+2 वो देखते हैं कि 2+2 का मतलब है 4।
वो इधर उधर नहीं देखते, जबकि सियासत तो होती है, थोड़ा बहुत ग्रे एरिया उसमें होता है, आप उसमें गुंजाइश रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बात नहीं करते हैं। आप ये देखिए ना कि नेटो का जो बहुत सारा बिल था वो अमेरिका उठा रहा था, तो ये आया, उन्होंने कहा कि जी हम क्यों दें, बाकी स्टेट्स को भी देना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात ये हुई थी कि चूँकि शुमाली और जनूबी कोरिया चीन और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, ठीक है, तो जब ट्रंप गए 2 साल पहले जनूबी कोरिया, वहाँ पे दौरा जब ख़त्म हुआ तो उनसे पूछा कि जी उनके जो मुतल्लिका एरिया कमांडर थे उन्होंने कोई बात की कि अभी 2 हफ्ते के बाद हम मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। उसने कहा अच्छा उसकी क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए पे कौन करता है। ये उसी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा ये अमेरिका पे करेगा। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल फजूल है, हम क्यों पे करें। उसमें कोई $1 अरब के करीब लगने थे क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज होनी थी, वो उन्होंने कैंसिल करवा दी। उन्होंने कहा या तो जनूबी कोरिया दे उसके पैसे या इसको कैंसिल कर दें। इस तरह के बहुत सारे फैसले थे जहाँ पे उन्होंने कहा कि नेटो को भी हमें वापस करने 2.5% कहते थे कि अपनी जीडीपी का नेटो के फंड में डालें। लेकिन अब देखें ना, जो मैं कह रहा था कि स्टेटस को के शराकतदारों पे उन्होंने डायरेक्ट हिट किया है, जिसमें कि पेंटागन शामिल है, जिसमें CIA शामिल है, जिसमें वहाँ की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो डिफेंस से जुड़ी इंडस्ट्री है। अब जाहिर है उन सब के अपने खदशात होंगे, बहुत सारे लोगों की रोज़ियाँ ख़राब हो गई। अब सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है जो बिज़नेस में और माली सिस्टम को, कि डॉलर की कदर जो है पाउंड के मुकाबले में, यूरो के मुकाबले में गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान कोई 10% कम हुई है। ठीक है, ये अमेरिका की तारीख में पहला मौका है कि जहाँ पे अब ब्लूमबर्ग का मैं पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर बिजनेसेस हैं वो अभी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं पहली दफ़ा। मतलब अमेरिका में आप अफरात ज़र कभी नहीं सुना। बिल्कुल। मैं 2-3 साल पहले अपने कज़न से एक पूछा, इसी सेक्टर में काम करते हैं, कि ये यहाँ पे डॉलर कभी सस्ता नहीं हुआ है। उसे हम चूँकि हम छापते हैं और जहाँ भी ख़तरा होता है तो साथ साथ ये इसकी सप्लाई और डिमांड जो है उसको पेंडेमिक में आप देखिए इन्होंने कितना नोट छापा है। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ने, और उनसे भी हम पूछते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं। और डॉक्टर रईस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशरियात में शिरकत कर रहे हैं। और इस वक्त मैं ज़रा सा बात करना चाहती हूँ कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो मेन एक्सपेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स थे वो ज़्यादातर इस वक्त अभी प्रिडिक्टेड, एंटिसिपेटेड हैं कि वो बाइडन साहब के साथ ही जा रहे हैं। डॉक्टर रईस, आप हमें ज़रा अगर बैकग्राउंड दें कि ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस पर बहुत तनकीद भी की जाती है, लेकिन यही सिस्टम है अमेरिका में। ये चलता रहेगा, डू यू थिंक? इसमें काफ़ी इस्लाहात की कोशिश की गई है लेकिन कोई कामयाब नहीं हुई। बेशुमार तजावीज़ हैं लेकिन मेरे ख्याल में यही चलता रहेगा। ये बड़ा आसान है समझना, लोगों के लिए मुश्किल नज़र आता है। वो ये है कि हर रियासत को तफवीज़ किए गए हैं या असाइन किए गए हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट। ये उनकी जो तादाद है वो बनती है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के उस रियासत के मेंबर हैं प्लस 2 सेनेटर हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज का हर एक रियासत का वजन बनता है या वेट बनता है कि उसमें 2 तो सबके लिए हैं, लेकिन फिर आबादी के लिहाज से भी उसमें रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इसमें जो असूल है वो ये है कि जो पॉपुलर वोट जो सदर को डाले जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को डाले जा रहे हैं, किसी भी रियासत में हम मिसाल न्यूयॉर्क की ले लेते हैं कि न्यूयॉर्क में जिसकी अक्सरियत होगी वो सारे इलेक्टोरल कॉलेज वोट न्यूयॉर्क के ले जाएगा और इसी तरीके से हर एक रियासत में होता चला जाएगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब यह है कि रियासतें भी इलेक्ट करती हैं और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं रियासतों में हो रहे हैं और किसी भी सूरत में जो रियासत की लेजिस्लेचर है वो मुकन्ना है, वो फैसले करती है अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए और वो इलेक्टर्स भी वही फिर बाद में भेजते हैं। वो एक फॉर्मेलिटी है और फॉर्मेलिटी है। और उमूमन इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स होते हैं वो पॉपुलर वोट के साथ साथ ही चलते हैं। एक चीज़ डॉक्टर रईस, अगर आप याद करें कि अमेरिका में इलेक्शन जो है और ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो उमूमन बड़ा एक रवायती अंदाज में होता है। जब एक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा
लीड ले लेता है तो दूसरा कैंडिडेट कंसीड कर देता है कि जी ठीक है आप जीत गए। ये सिर्फ 2000 के इलेक्शन में हमने देखा था जब एल गोर ने कंटेस्ट किया था फ्लोरिडा के इलेक्शन को और वो रिकाउंट गई थी। बट उसके अलावा एक ट्रेडिशनल हैंड ओवर ऑफ पावर होता है। बहुत से सवालात उठाए गए हैं इसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कभी ये वाजे नहीं किया है कि अगर वो हार गए तो वो व्हाइट हाउस छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं मैं उसे देखूंगा। और कल परसों ही मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि ये पूरा फैसला जो ही है मेरे लॉयर्स अभी से तैयार हैं। तो आपके ख्याल में कि ये बहुत लंबी एक दास्तान हो जाएगी? नहीं, ये सारी अफसानवी बातें हैं। ये इसका रिजल्ट आ जाएंगे। इस वक्त जो मामला अटका हुआ है वो है पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है और मिशिगन है। Right. और पेंसिल्वेनिया का बड़ा इंतहाई अहम है कि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि 20% तक वोट गिने जा चुके हैं और अभी तक मज़ाफ़ात में से आए हैं। जो शहर है फिलाडेल्फिया उसमें से नहीं है। जो मिशिगन की भी जो वो काउंटीज़ हैं जहाँ के डेमोक्रेट जीतते रहे हैं माजी में और जहाँ पे पलड़ा इस वक्त की जो बाइडन का बारी है वो भी काउंट नहीं हुए। और पेंसिल्वेनिया में सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं वो जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो है वो 3 लाख 4 लाख के करीब है। तो वो उनको गिनने में काफ़ी वक्त लगेगा। इस वक्त विस्कॉन्सिन में भी सिर्फ 10% वोट डाले जा चुके हैं। तो ये अभी मालूम नहीं होगा कि कब तक ये फैसला होता है कि कहीं पे अगर किसी काउंटी में जो हमें फ्लोरिडा में जो 2000 के इलेक्शंस थे वो सिर्फ चंद काउंटी का मसला था। अगर वहाँ पे दोबारा गिनती हो जाती जो वो करवाना चाहते थे अल गोर तो वो जीत सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं दोबारा गिनती नहीं होगी, जो हो चुकी बस हो चुकी और आगे चले। 500 वोट का कुछ फर्क था। डॉक्टर रईस साहब आपका जी रईस साहब एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा। आपने एल गोर साहब के हवाले से बात की 2000 का जो इलेक्शन था, क्योंकि ये फ्लोरिडा का इशू था, फिर कुछ काउंटीज का उस हवाले से भी काउंटिंग का इशू था और फिर रेफर नहीं किया गया। लेकिन उस वक्त सदर बुश के भाई जो थे वो यहाँ के गवर्नर थे। बिल्कुल। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है सर, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है, क्योंकि कुछ हवाले से सुनने में आ रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं ये वाली नहीं मानूंगा, ये बाद में काउंट हो रही हैं, ये पहले काउंट होगी। कुछ इश्यूज हैं जो कि काफी हद तक लेजिटिमेट भी लगते हैं उनकी बातें। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है ये भी कुछ इसके बारे में बताइए। और सेकेंड, ये जो वोट्स काउंट करके ले जाया जाता है, इसको भी हिदायत की गई थी कि वो इदारे खास करके जो इनको काउंट करेंगे और फिर इनको ले जाएंगे डिफरेंट पोलिंग स्टेशन से काउंटिंग एरिया में, उनको भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि एहतियात की बात क्यों कही गई? आप मेरे ख्याल में आपके जहन में पाकिस्तानी इलेक्शंस के संदूकचे हैं, वो ऐसा नहीं होता। ये मशीनों के ऊपर इलेक्शंस हो रहा है, सिवाय जो बैलेट डाकखाने के जरिए मौसूल हुए हैं। और वहाँ पे जब आप वो पंच करते हैं मशीन में, और वहाँ पे जो कैलकुलेटर है वो भी लगा हुआ है, उसको आप किसी तरीके से दिखाते हैं, उस पर रखते हैं, तो वहाँ पे उसी वक्त ही काउंट हो जाता है, वो जमा होता रहता है। और कई ऐसे बैलेट्स हैं जो हाथ से काउंट होते हैं, कुछ काउंटीज में मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी के बारे में कोई शुकूक व शुबात कभी नहीं रहे। लेकिन एक बात अभी मैं अगर बताती चलूँ, एक न्यूज़ अलर्ट में स्ट्रेट यहाँ से न्यूज़ अलर्ट्स पढ़ रही हूँ। एक अभी आया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर आराम से होगा या नहीं होगा डॉक्टर रईस? बिल्कुल आराम से होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि इंतखाबात वो हार जाएं, ये बातें पहले भी करते रहे हैं। तो दोनों तरफ से मेरा ख्याल है कि जो वकील हैं अदालतों में जाने के लिए वो तैयार हैं, जा सकते हैं। मामला लटक भी सकता है, लेकिन उसकी शफाफियत के बारे में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मसलन आपने देखा होगा कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन सी रियासत थी कि जहाँ पे कि रिपब्लिकन ने कहा कि ये जो 1,75,000 वोट है इसको ना गिना जाए। तो जो फेडरल जज था उसने कहा कि बिल्कुल उसको गिना जाएगा। इसके बाद वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए गए हुए हैं। तो वोट्स को वो सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस वक्त जो तकरीबन 1 सदी से ज्यादा के अरसे में जो इंतखाबात होते रहे हैं उनमें ऐसा इंतखाब देखने में भी नहीं आया और इतना वोटर टर्नआउट नहीं हुई।
अब इसका फायदा किसको पहुंचता है? जो इस वक्त जो अर्ली वोटर्स हैं, जो सबसे पहले लोगों ने वोट दिए, वो हर जगह के ऊपर दुगना तिगना है कि माजी में जिस तरीके से पहले वोट देते थे इलेक्शन के दिन से पहले के, और वो ज्यादातर उनका जो रुझान रहा है इस वक्त गिनती में वो रहा है डेमोक्रेट्स का, वो बाइडेन का है। और हम जो इंटरेस्टिंग वो जो रेसेस है वो भी हम देख रहे हैं कि मैंने अभी देखा है कि इस वक्त बराबर जा रहे हैं। सेनेट में 3 सीटें जो है जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर थे सेनेट में, उन्होंने पिकअप की है। तो ट्रेंड तो एक है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहें कि जी इलेक्शन चोरी हो रहा है, तो मेरे ख्याल में उसने कुछ पाकिस्तान से सीख लिया है, और हम भी उनको पढ़ा रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानना। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लोग उसके ऊपर हंसेंगे और वाज़ेह तौर पर मैं समझता हूँ कि इंतखाबात आ जाएंगे। जहाँ तक कि शफाफियत का ताल्लुक है उस बारे में बिल्कुल वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होती, और ये सारी बातें हैं जो हारने वाले वहाँ भी सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप ने की है। थैंक यू बहुत बहुत डॉक्टर रईस, आपने हमारे प्रोग्राम शिरकत की, रोशनी डाली इन मौज़ूआत पे। मैं अगर इम्तियाज़ आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं जल्दी से बता दूं कि कौन कौन से स्टेट्स ऑलरेडी प्रोजेक्शंस के हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, very important swing state, has gone to President Trump. Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming. ये expected थे pretty much, but इसमें जो swing important states जो उन्होंने उठाई हैं यहाँ पे I think very importantly जो उन्होंने ओहायो के 18 वोट्स जो है उन्होंने ट्रंप साहब ने पिकअप किए। मैं अभी बाइडेन साहब के भी बता दूं, फिर एक ही साथ बात करते हैं। तो बाइडेन साहब के इस वक्त सबसे अहम उन्होंने जो लिया है वो एक्सपेक्टेड था कैलिफोर्निया के 55 वोट्स, उसके बाद कोलोराडो, कनेटिकट, डेलावेयर, डीसी। अच्छा, डीसी का इंटरेस्टिंग है कि उनके 3 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, हालांकि वो कोई सेनेटर या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में शिरकत नहीं करते, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उनको 3 वोट दिए गए। तो डीसी के 3, हवाई, इलिनॉय, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ऑरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट, वर्जीनिया एंड वाशिंगटन स्टेट। तो ये एक एक्सपेक्टेड स्प्लिट है। ये तो ऑब्वियस था कि ये ज़्यादातर राइट विंग रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के। स्विंग स्टेट्स का अभी तक इंतजार है। जी, फैसला भी उन्होंने करना है। हाँ, फ्लोरिडा आ जाएगा, मिशिगन आ जाएगा। उसमें वैसे इस इलेक्शन की बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शायद अमरीकी तारीख में इतना बड़ा टर्न आउट नहीं हुआ होगा। गुज़िश्ता मरतबा मैं 3 इलेक्शंस की तारीख देख रहा था तो वो 54-55% के करीब लोग वोटिंग के लिए आए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो ट्रेंड सामने आया है वो इतने % वोट तो काफ़ी सारी स्टेट्स में ये जो डाक के ज़रिए वोट आया है वो पहले ही पड़ चुका है। वो शायद लोगों ने उसका ये फ़ायदा उठाया कि चूँकि कोविड है तो इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अभी देखना ये होगा कि जो ट्रंप साहब ने शोर मचाया ना, शुरू से कह रहे थे, बल्कि एक बड़ी वीडियो भी उनकी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ आप सब लोगों से कि इलेक्शन के नताइज बिल्कुल कबूल करूंगा अगर मैं जीत गया तो। so, कल भी यही कह रहे थे कि जीतने में बड़ा मजा आता है और हार कोई अच्छी चीज नहीं है। जी, तो उसमें ना उसकी वजह से ये जरूर हुआ है, कतई नजर इसके कि जो रसूल बख्श रईस साहब कह रहे थे वो ठीक ही कहते हैं, वहाँ पे अमेरिका में सिस्टम्स बने हुए हैं उसके मुताबिक। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी रूल बुक को फाड़ के फेंक दिया है। देखिए ना, जब जैरेड कुशनर को और अपनी बेटी को उन्होंने अपना एडवाइजर लगा दिया, तो दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी जमहूरियत में अगर इस तरह का काम हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में तो जो कुछ होता रहा है उस पर तो ताज्जुब ही नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन उन्होंने ये कि ही इंजेक्टेड अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म इनटू द एंटायर इलेक्शन कैंपेन, जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट जो है इस वक्त तारीखी होगा और मुकाबला वही है, बिल्कुल करीब नेक टू नेक जा रहा है, चल रहा है। इस पे हम नजर रखेंगे। वक्त हुआ है हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद हमारी खुसूसी नशरियात जारी रहेगी। पाकिस्तान टेलीविजन के साथ रहिए। विल बी राइट बैक आफ्टर द हेडलाइंस।